दोस्तों, हर कोई जानता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों का हमारे जीवन की उन्नति और अवनति से गहरा संबंध है। जो भी आध्यात्मिक है, जो भी स्पिरिचुअलिटी में समझ रखता है, वो इन 7 चक्रों के महत्व को बहुत ही अच्छे से जानता है। परंतु हर किसी को ये नहीं पता है कि इन 7 चक्रों की हमारे शरीर में कैसे उत्पत्ति हुई, ये कहाँ स्थित है और इनका प्राण ऊर्जा से क्या संबंध है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुई हूँ। इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर किसी साधक को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि मेरे ध्यान जागृति चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे जरूर कर लें, जिससे ध्यान और आध्यात्मिकता से संबंधित मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके। दोस्तों, हमारे जीवन का मुख्य आधार प्राण ऊर्जा है। यदि ये उपस्थित नहीं तो शरीर मृत कहलाता है। साधारणतया हम श्वास लेने और छोड़ने को ही प्राण ऊर्जा कहते हैं, परंतु एक योगी के लिए प्राण का महत्व सांस के जोड़ने के अलावा बहुत कुछ होता है। जब प्राण स्थिर प्रवाह में होता है तो ही शरीर के सभी कार्य जैसे कि चलना, बोलना, सुनना, देखना, हंसना, धड़कनों का धड़कना, पाचन क्रिया होना, श्वसन क्रिया जैसे संपूर्ण शारीरिक कार्य संभव हो पाते हैं। ये सभी क्रियाएं प्राण ऊर्जा से ही संपन्न होती है और इसी प्राण ऊर्जा से हमारे शरीर में 7 चक्रों की उत्पत्ति होती है। ये प्राण सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होता है, जिसे योगिक शब्दावली में नाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। इनमें जो प्रमुख होती है वो 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, जिन्हें कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। इन तीनों नाड़ियों के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में बतलाया है, जिसकी लिंक आपको साइड में दिख रही होगी, आप उसे जरूर से देखिएगा। ये तीनों नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ में हमारे सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होती है। ये इड़ा और पिंगला नाड़ी सर्पिले आकार में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य से होकर सहस्त्रार में स्थित होती है। जहां ये इड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती है, वहां उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है। तो इस तरह से जहां जहां नाड़ियां आपस में क्रॉस होती है, उस बिंदु पर ऊर्जा के केंद्र स्थापित हो जाते हैं, जिसे हम 7 चक्र कहते हैं। जब प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं तो चक्रों का काम होता है कि वह इन्हें अन्य छोटी छोटी नाड़ियों में वितरित करें, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे ही कोई चक्र प्राण से पूरी तरह से भर जाता है तो वह अपनी धुरी पर ही परिक्रमा करके प्राण शक्ति को सभी संभव दिशाओं में निर्देशित करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जब चक्रों में संतुलित तरीके से प्राण प्रवाहित होता है तो इसे ही हम चक्रों का संतुलन या फिर चक्र का बैलेंस होना कहते हैं। जब सारे चक्रों में प्राण निर्बाध गति से बढ़ने लगता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और हर साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है, ताकि वो इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। इस स्थिति को पाने के लिए प्राणायाम ही एक मुख्य स्रोत है। प्राणायाम के द्वारा प्राण संतुलित होने लग जाता है और जब उसमें हम कुंभक का प्रयोग करते हैं तो कुंभक के द्वारा प्राण संतुलित होने लग जाता है और इस तरह से जो प्राण ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में चक्रों का निर्माण करती है। जब इन चक्रों में प्राण शक्ति का बहाव अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है, तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। योगिक विज्ञान के अनुसार मानव के 5 कोश होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अन्नमय कोश, जो कि हमारा फिजिकल बॉडी कहलाता है। ये डीएनए, सेल्स, टिश्यूज और नर्व्स, ऑर्गन्स और सारे जो हमारे
कंप्लीट फिजिकल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनसे बना हुआ होता है। इसके ऊपर होता है प्राणमय कोश, जो कि हमारी ऊर्जा शरीर कहलाता है या फिर एनर्जी बॉडी कहलाता है, जो कि हमारे प्राण से निर्मित होता है। ये हमारे ऑरा और हमारी जो बायोमैग्नेटिक फील्ड होती है और नाड़ी और चक्रों से निर्मित होता है। इसके ऊपर मनोमय कोश होता है, जिसे कि मेंटल बॉडी कहते हैं, जो मन से संबंधित होता है। ये इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर और फोबिया, जो कि सब मन के कारक होते हैं, उनसे बना होता है। मेंटल बॉडी के ऊपर विज्ञानमय कोश होता है, जिसे कि हायर माइंड कहा जाता है। ये विजडम बॉडी कहलाता है। ये हमारे आंतरिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि, इनर वॉइस, वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम और इनर कॉन्शियसनेस से संबंधित होता है। और इसके ऊपर होता है आनंदमय कोश, जिसे कि ब्लिस बॉडी कहा जाता है। ये परम आनंद, आत्म स्वरूप और प्रकृति से संबंधित होता है। इन पंच कोशों में प्राणमय शरीर दूसरे नंबर पर है, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के ये बीच में उपस्थित है। जब प्राण शक्ति भरपूर हो जाती है और सारे चक्र बैलेंस होने लग जाते हैं, तो प्राणमय शरीर ऊर्जावान होने लग जाता है, जिससे कि फिजिकल बॉडी के सारे विकार नष्ट होने लग जाते हैं। और जो मेंटल बॉडी होती है, जो कि हमारे मन से संबंधित होती है, वो भी ऊर्जित होने से हमारे मन के विकार नष्ट होते हुए हमारा मन जो होता है वो शांत और विचार शून्य की स्थिति में बहुत ही सहजता से जाने लग जाता है, जिससे कि ध्यान की स्थिति बहुत ही सहज हो जाती है। तो प्राणों को संयमित करने से हमारे पंचकोश, जिसे बोलते हैं पंच शरीर, भी ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। अतः प्राणों को संयमित करना बेहद महत्वपूर्ण है। पतंजलि जी ने भी योग के सूत्रों में यम, नियम, आसन और उसके बाद में प्राणायाम को चौथा स्थान दिया है, ताकि प्राणों को साध कर साधक जो है साधना में आगे की प्रक्रिया को संपन्न कर सके। वैसे तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम है और कपालभाति है, भस्त्रिका है और शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, जिनसे कि प्राणों को संयमित किया आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ही मुख्य प्राणायाम है, जो कि नाभि से गहरी श्वास लेने और छोड़ने के साथ में कुंभक का प्रयोग करने वाली श्वास प्रश्वास की जो विधि होती है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव विधि है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है। उसे आप जरूर देखिएगा। इससे हमारे जो पंच प्राण होते हैं वो भी संतुलित हो जाते हैं और हमारे जो चक्रों का जो शोधन होता है वो बहुत ही आसानी से होने लग जाता है। नाभि से श्वास प्रश्वास की विधि को सभी चक्रों पर कुंभक के साथ में करने से चक्रों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही तीव्र गति से होने लग जाता है। जो लोग ध्यान साधना करते हैं और उसके पूर्व प्राणायाम के यह अभ्यास करते हैं, तो उनके चक्र बहुत ही जल्दी से बैलेंस होने लग जाते हैं। जो लोग क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राणायाम जो होता है वो कितनी आसानी से हमारे प्राणों को उच्च गति पर प्रदान करने में मदद करता है। तो यदि आप लोगों ने क्रिया योग की दीक्षा नहीं ली है, तो उसे आप जरूर से लीजिए, क्योंकि जो क्रिया योग में जो प्राण साधना बतलाई है वो बहुत ही उन्नत प्राण साधना है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप हर कोई प्राण साधना का अभ्यास करके, प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी प्राण साधना में उन्नति प्राप्त कर सकता है और अपने चक्रों को बहुत ही आसानी से बैलेंस और उन्नत कर सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं फिर से एक नए कंटेंट को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।